जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अभी तक जितने भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर एक ऐसा मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है जिस मॉडल पेपर के प्रश्न आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा कैसा पेपर आएगा, तो आज की इस वीडियो जैसा साथियों आपका पेपर आएगा। अगर आपका पेपर अभी बाकी है तो इन सवालों को देखिएगा, डिक्टो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो साथियों, ये बहुत मेहनत के साथ ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं और मैं कहूंगा इस एकमात्र क्लास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा को साथियों क्रैक कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले साथियों 50 सवाल हम लोग देख लेते हैं जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों रीजनिंग के सवाल और फिर मैथ्स के सवाल। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? लोथल है। ये आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से इनमें से प्राचीनतम राजवंश साथियों कौन सा है? तो अगर मौर्य वंश की बात करते हैं तो ये साथियों प्राचीनतम राजवंश है, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति साथियों कहां पर बुलाई थी? तो कहां पर बुलाई थी साथियों? पाटलिपुत्र में बुलाई थी। ये भी आपको याद रखना है। जितने सवाल मैं आपको करवा रहा हूं अगर आपको पहले से मालूम है तो उनका रिवीजन कर लीजिए, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो उनके सवालों के जवाबों को तैयार कर लीजिए। कहेंगे जो कलिंग का युद्ध हुआ था ये किस वर्ष में लड़ा गया था? ये किस वर्ष में लड़ा गया था साथियों? ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अच्छा, किसने लड़ा था साथियों कलिंग का युद्ध? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। अगला देखिए भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक साथियों कौन थे? तो मौर्य वंश के शासक थे, ये भारतीय यूनानी लोग थे, गुप्त वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक थे। आपको ध्यान रखना है भारतीय यूनानी लोग थे साथियों जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। उसके बाद देखिए गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो ये लोग साथियों संस्कृत बोलते थे, यानी कि इनकी सरकारी भाषा जो थी गुप्त शासकों की संस्कृत थी। अगला देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, मैं कहूंगा विक्रमादित्य कहा जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। के साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल, ये लंदा विश्वविद्यालय नहीं बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय लिखा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद देखिए लाखबख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो किस शासक को दी गई थी? आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी साथियों लाखबख्श की उपाधि। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे साथियों मुझे बताइए? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था साथियों। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? मैं कहूंगा सिकंदर लोधी नहीं तो साथियों आगरा नगर की स्थापना की थी। साथियों आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस में आपके सामने से साथियों स्लाइड्स जो है ना वो गुजार रहा हूं, तो इसलिए इन सवालों को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। नूरजहां का मूल नाम क्या था साथियों? जाबुन निसा था या फातिमा बेगम था? मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा था साथियों नूरजहां का मूल नाम। उसके बाद देखिए शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो जो मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा की मोती मस्जिद, यानी कि ये मोती मस्जिद आगरा में ही बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था साथियों? आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे रामदास, ये शिवाजी के गुरु थे। उसके बाद देखिए कह रहे शिवाजी के गुरु मैंने आपको बताया रामदास थे। कह रहे महाभारत का फारसी में अनुवाद साथियों किसने किया था? तो पता साथियों किसने किया था? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। बदायूनी ने किया था महाभारत का फारसी में अनुवाद। उसके बाद देखिए कह रहे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1924 में की गई थी। मैं कहूंगा बिल्कुल 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि जो दी गई थी वो कब दी गई थी? तो 1858 में साथियों ये काम हुआ था कि गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी। उसके बाद देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना मैं कहूंगा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, लेकिन ये किसने कहा था? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए तो किसके द्वारा साथियों कहा गया था? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो आपको ध्यान रखना है साथियों वेलेंटाइन चिरोल इनका नाम है और इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मैं कहूंगा साथियों मैडम ब्लवाट्स्की की अगर बात करें तो ये साथियों थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। अगला देखिए प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था उसमें मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। कौन था साथियों? आलमगीर द्वितीय था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश
भारत में कारावास के दौरान कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी साथियों? जो भारत की खोज की अगर बात करें, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक साथियों लिखी थी कारावास के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखिए 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी, ये किस घटना से हुई थी, मुझे बताइए। तो ये साथियों दांडी नमक मार्च की घटना से हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो कितना गुना है साथियों? 109 गुना है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह साथियों शुक्र ग्रह है, वेनस है, आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुने के बराबर होता है? तो साथियों 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है, राइट आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए करके कर्क रेखा इनमें से किस भारतीय राज्य से नहीं होकर गुजरती है? मिजोरम से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो ये आपका जवाब साथियों हो जाएगा। भारतीय मानक समय देशांतर कितने डिग्री पूर्व के अनुरूप है? तो साथियों कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है, यानी कि 82.5 डिग्री है, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल देखिए क्या आपसे कहा जा रहा है साथियों, यहां पर अगर बात करें तो देखिए यहां पर एक खाली जगह है ना, कहने के कितने डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो मैं कह सकता हूं कितने डिग्री चैनल, मैं कहूंगा 10 डिग्री चैनल जो है साथियों, 10 डिग्री है ना, 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। यह परीक्षा में सवाल आएगा। कह रहे ग्रेट बैरियर रीफ साथियों कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है आपको ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, कह रहे कौन सा है ना, क्या कह रहे हैं, कह रहे द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो द्वीप देश फिजी है ना, फिजी किस महासागर में स्थित है? तो मैं कह सकता हूं साथियों द्वीप देश फिजी की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी की लयबद्ध वृद्धि और गिरावट, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? इसको ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको ज्वार कहा जाता है, टाइड कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सबसे धीमी गति से 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष हलचल करती है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें आर्कटिक रीज की बात चल रही है। आर्कटिक रीज आपके सवाल का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव के आगे के एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले विशाल महासागर को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों पैंथालासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैंथालासा इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? तो भारत, चीन, जापान की अगर बात करें तो ये साथियों एशिया महाद्वीप में स्थित है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि साथियों महासागर ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में OETC में टी का अर्थ क्या है? ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है साथियों। देखिए और फटाफट आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। चलिए साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भाई, तो अगर ओ की बात करते हैं साथियों, क्या टी की अगर बात करें तो साथियों थर्मल इसका मतलब होता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी आपसे यहां पर कुल मिला के पूछी जा रही है। तो मैं कह सकता हूं साथियों आप लोग भी ध्यान रखेंगे, देखिए किरिगल पोट्टा तो साथियों नहीं है ना, उसके अलावा हॉलगाला भी नहीं है, उसके अलावा अगर बात करें बाइबिल रॉक की, ये भी नहीं साथियों, माउंट पेड्रो है। तो माउंट पेड्रो आप लोग याद रखेंगे, यहां पर टाइप नहीं हो पाया है। माउंट पेड्रो की अगर बात करें तो ये क्या है? ये श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि आबादी की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश इनमें से कौन सा है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? मालदीव देश की बात चल रही है। आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा में अगर सवाल आता है तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। कह रहे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली नदी की अगर बात करें तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है,
कह रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, मुझे बताइए। तो जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। आंसर आपका ए होगा। कौन तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? तो इनमें से कौन साथियों तमिलनाडु का हिल स्टेशन है? जो अगर बात करते हैं साथियों उटकमंड की, तो ये तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है। उसके बाद देखिए लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह आगाती द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, आद्रोद द्वीप है। नहीं साथियों, अमीन द्वीप जो है ना, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उसके बाद देखिए पांडिचेरी का क्षेत्र पांडिचेरी का क्षेत्र 3 राज्यों में फैला है। इनमें से किस राज्य में पांडिचेरी का क्षेत्र नहीं है? तो साथियों कहां कहां फैला है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में फैला है, लेकिन कर्नाटक में नहीं फैला है। तो आपके सवाल का जवाब जो होगा वो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों, और बताइए आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि व्हीलर आइलैंड किस राज्य में है? तो ये साथियों ओडिशा में है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि भारत का इरिट्रिया किस स्थान को कहते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कालाहांडी को कहा जाता है भारत का इरिट्रिया स्थान। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि वेलिकोड़ा पर्वत जो है ना, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है, या कर्नाटक में, या बिहार में? तो मैं कहूंगा वेलिकोड़ा पर्वत जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर आपका ए होगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया है वो पीडीएफ आप लोग जाकर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उस पीडीएफ में आपको साथियों मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, है ना, मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं। जैसा आपका पेपर आ रहा है ना वैसे मॉडल पेपर। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। जैसी शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। इसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके जीएस होगी, सब कुछ होगा और करंट अफेयर होगी। ये 3 से 4 पीडीएफ आपको दी जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। और आपके पेपर में जितना समय है मैं कहूंगा एक बार सरसरी निगाहों से एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए नूबा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो नूबा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मैं कहूंगा सूडान में पाई जाती है साथियों नूडा जनजाति। अगला सवाल देखिए विश्व प्रसिद्ध माउंट ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? जर्मनी में स्थित है। माउंट ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है साथियों? जर्मनी में है। उसके बाद देखिए कानू नामक दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? मैं कहूंगा साथियों कर्नाटक में शुरू किया गया। कर्नाटक आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। तो ये साथियों आपके 50 सवाल हो चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी साथियों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जिसके पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि खेल, शतरंज और टेनिस, इनके लिए जो आरेख बनेगा वो कौन सा बनेगा? देखिए मान लेते हैं ये क्या हो गया, ये खेल हो गया और इसमें एक खेल साथियों शतरंज हो गया और इसमें एक खेल साथियों टेनिस हो गया। यानी कि कुछ ऐसा आरेख बनेगा और ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे एक कक्षा में रेनू का रैंक नीचे से 15वां है। यदि कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी? ये बहुत शानदार सवाल है साथियों, है ना। देखिए एक कक्षा में रेनू का रैंक नीचे से अगर बात करें तो नीचे से साथियों 15वें नंबर पर है। कौन? रेनू नीचे से 15वें नंबर पर है। यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने साथियों 30 है, तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें देखिए 30 में से आप घटा दीजिए क्या 15 आप घटा दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, आपको उसका रैंक पता चल जाएगा ऊपर से। तो कुल मिला के साथियों 30 में से 15 जाएगा, 15 बचेगा प्लस 1 यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16वां रैंक होगा, ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी साथियों? 16वीं रैंक होगी। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है। क्या साथियों? गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है। भानु क्या कहता है ये अभी हम देखेंगे। और किसका परिचय करा रहा है? गीता के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि वो मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। यानी कि मेरी नानी या दादी कह सकते हैं, नानी मान लीजिए। देखिए अगर भानु की नानी की इकलौती पुत्री कौन होगी? मैं कहूंगा भानु की माँ होंगी, है ना। भानु की माँ की पुत्री यानी कि ये जो है भानु की माँ की पुत्री, तो ये तो भानु की बहन हो गई गीता। गीता जो होगी भानु की बहन होगी। तो कह रहे हैं कि भानु का गीता से क्या संबंध? इनके गीता क्या कहेगी भानु को? तो गीता कहेगी भानु को अपना भाई कहेगी। तो मैं कहूंगा भाई कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? भाई ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है
तो वही संबंध, क्या सातु वही संबंध है? यहाँ पर तो अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं सातु, इसको इसलिए स्किप कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है क्या बैंकिंग के क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए? बैंकिंग के क्षेत्र में जो हड़तालें लगती हैं क्या उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? तर्क देखिए, कह रहे कि नहीं, उन पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हड़तालों पर प्रतिबंध से श्रम अधिकारों की अवहेलना होती है। अच्छा भाई, ठीक है, तो कुछ हद तक तो सही है। उसके बाद दूसरे में कहा जा रहा है कि हाँ, बैंकिंग क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हड़तालों से लोगों को कठिनाई होती है। तो दोनों ही बातें यहां पर तो मुझे सही लग रही है, यानी कि तर्क 1 और तो तर्क 2 दोनों पुष्ट हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सातों बी के साथ जाएगा, बी नहीं बल्कि ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और जापान, इनके लिए आरेख आपको सातों बताना है कौन सा सबसे सही आरेख है। देखिए जो सिडनी है ना, ये सातों ऑस्ट्रेलिया में है। मैं कहूंगा मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये क्या हो गया, ये सिडनी हो गया और जापान एक अलग देश है। तो ऐसा करके ऐसा ऑप्शन नंबर डी में बना हुआ है, तो इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि ए बी ए और खाली जगह, फिर बी सी है खाली जगह, ए सी फिर खाली जगह, सी ए बी खाली जगह और सी बी सी। देखिए सबसे पहले काउंट करिए कितने लेटर्स हैं और कितनी खाली जगह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो मेरे हिसाब से सातों 6 का पेयर आप लोग बनाकर देखिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 ये अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 ये अलग कर दिया। आप देखोगे अंत में सीबीसी आ रहा है, तो यहाँ पर बीसी तो है लेकिन सी नहीं है, तो सी हमने लिख दिया। अब देखिए हमें पूरा मिल गया ए बी ए सी बी सी, तो ए बी ए सी बी सी, ए बी ए सी बी सी। तो आप देख लीजिए अपने पेन से क्या क्या लिखा है। आपने सी लिखा है, आपने बी लिखा है, बी लिखा है, आपने ए लिखा है। तो ये कौन से ऑप्शन में साथ लिखा हुआ है? सी डबल बी ए, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कहने के वृत्त है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है, यानी कि इसके लिए आरेख साथियों क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला या साथियों डी वाला। देखिए वृत्त एक अलग चीज है, त्रिभुज एक अलग चीज है और चतुर्भुज एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है? मैं कहूंगा ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और आप लोग साथियों मुझे बताइए आपके सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है। अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है, मतलब वो 18वां जन्मदिन मना, 18 साल का हो चुका है। कहने के अभिजीत संजीव से छोटा है। संजीव राम और श्याम संजीव राम और श्याम भाई भाई है, ठीक है। राम इनमें से सबसे बड़ा है, इन तीनों में से राम सबसे बड़ा है। भाइयों में कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं है? यानी कि यहाँ पर एक को बताया गया है कि 18 साल का हो चुका है, करके कौन अभी वयस्क नहीं है, यानी कि कौन 18 साल का नहीं हुआ है। देखिए यहां पर कहा गया है, आपसे सवाल को हम आसान बनाते, देखिए राम श्याम से बड़ा है, तो जितना जितना कह रहे हैं साथ उतना उतना कर लीजिएगा। राम श्याम से बड़ा है और श्याम अभिजीत से छोटा है। श्याम जो है ना साथियों ये अभिजीत से छोटा है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको देखिए पहले। श्याम जो है ना ये अभिजीत से छोटा है, तो अभिजीत से छोटा कौन हो जाएगा? अगर बात करते हैं साथियों अभिजीत से छोटा श्याम हो जाएगा, तो हमने अभिजीत को बड़ा कर दिया और श्याम को छोटा कर दिया। यहां पर कहा गया था राम श्याम से बड़ा है, यानी कि श्याम से बड़ा राम है, तो कहीं यहां पर आएगा साथियों राम, है ना, यहां पर आएगा राम, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि अभिजीत आज अपना 18वां जन्मदिन मना रहा है, यानी कि ये आज 18 साल का हो चुका है। यानी कि अभिजीत संजीव से छोटा है, यानी कि अभिजीत जो है ना साथियों अभिजीत ये संजीव से छोटा है, तो संजीव जो आएगा ना वो यहां पर आएगा, या हो सकता हो यहां पर आए। संजीव राम और श्याम भाई हैं। अच्छा, संजीव हो गए, ये संजीव हो गए, राम हो गए और श्याम हो गए, ये सब भाई भाई हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा राम है। तो मैं कहूंगा फिर अब राम जो संजीव आपका यहां पर आएगा और राम यहां पर आएगा, तो मैं इसको सही तरीके से बना देता हूं। यहां पर अभी जिक्र आया था कि अभिजीत से बड़ा कौन है? संजीव है, और फिर यहां पर एक बात यह भी कह दी गई कि संजीव राम और श्याम में सबसे बड़ा कौन है? राम है, ये बात कह दी गई, तो अब राम यहां पर आ जाएगा। यानी कि राम संजीव अभिजीत और श्याम हो चुके हैं।
यानी कि भाइयों में कौन कानूनी तौर पर अभी वयस्क नहीं। अब देखिए ये तो 18 साल का है और अभिजीत से बड़ा संजीव है, तो ये 18 के ऊपर का होगा यानी कि वयस्क है, और ये भी वयस्क है। मैं कहूंगा ये 18 से छोटा होगा और ये अभी वयस्क नहीं है, तो श्याम वयस्क नहीं है। श्याम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा आ जाएगा। देखिए अगर उल्टे क्रम में लिखे यानी कि ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ उल्टे क्रम में हमने लिख दिया। देखिए ZYX उल्टे क्रम में तो है ये, तो कह रहे हैं उल्टे क्रम में लिखा जाए तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर, तो 25वां अक्षर साथों क्या हो जाएगा। देखिए 25वें अक्षर की बात करें तो ये 25वां अक्षर है। 13वें अक्षर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका साथों 13वां अक्षर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका 13वां हो जाएगा और ये आपका साथों 25वां हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में कौन सा अक्षर है। देखिए 3 को हटाइए इधर से और इधर से भी क्या साथों 3 को हटाइए। इधर से अगर बात करें भी इधर से क्या इधर से साथों मान लीजिए 2 को हटाइए और इधर से भी 2 को हटाइए, बचा साथों H, तो बीच में कौन होगा। मैं कहूंगा H होगा। H आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एक निश्चित कूट भाषा में G को 20 लिखा जाता है, E को 22 लिखा जाता है, तो GREAT को क्या लिखा जाएगा। ये कैसे हो सकता है, G को 20 लिख दिया। अरे भाई G तो 7 नंबर पर आता है और E 5 नंबर पर आता है। देखिए एक ही तरीका इसका है कि अगर G का अपोजिट लेटर, जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट साथियों Y होता है, ऐसी G का अपोजिट क्या होता है, T होता है, और T की पोजीशन जो होती है 20 होती है, तो ये 20 इसलिए तो नहीं लिखा हुआ है। और E की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था LOVE, यानी कि L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, या E का अपोजिट V, तो ये E लिखा हुआ, E का अपोजिट क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और V की जो पोजीशन होती है वो 22 नंबर पर होती है, इसलिए यहां पर 22 लिखा हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसका भी आप सबसे पहले अपोजिट प्लेस वैल्यू की आपको लिखना है। जैसे कि G का अपोजिट हो जाएगा T आता है 20 पर। R की अगर बात करते हैं ना साथियों, R का अपोजिट होता है I आता है साथियों 9 पर। E का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया 22 हो जाएगा, और A का अपोजिट 26, T का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों 7 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 20 9 22 26 साथ, ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो मैं कह सकता हूं साथियों कि आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए साथियों आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। कह रहे कि एक बस 20 मिनट में, है ना, एक बस 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसकी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, जहां पर जैसा कह रहा है वैसा साथियों करते जाएंगे। उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय, यानी कि आपसे कुल मिला के यहाँ पर साथियों समय पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर साथियों आपको दूरी दे रखी है और यहाँ पर आपको समय दे रखा है, तो यहाँ से चाल निकल आएगी साथियों। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 5 किलोमीटर, और समय की अगर बात करें ये 20 मिनट। देखिए यहाँ पर घंटे में समय आना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर में दूरी है, तो घंटे में किसी भी मिनट, अगर मिनट है इसको घंटे बदलना है तो 60 से इसको भाग दे दीजिए, 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1 तो यहां पर आएगा और 3 साथियों ऊपर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा चाल आपकी कितनी आ गई है साथियों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। लेकिन यहां पर एक बात कह रहे हैं, कि इसकी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम अगर कर दिया जाए, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, इसकी चाल को 3 किलोमीटर कम करोगे तो इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी कि तो उस दूरी को, किस दूरी को, इस दूरी को, दूरी कितनी है साथियों 5 किलोमीटर है, तो उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लगेगा। यानी कि अब समय बराबर साथियों दूरी क्या है 5 किलोमीटर है, और समय की अगर बात करें साथियों 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपके लिए है। तो इसमें आपको क्या निकालना है साथियों, है ना, इसमें आपको समय निकालना है, तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए, है ना। चलिए तो देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि यहां पर समय जो है, यहां पर कैलकुलेट करोगे तो घंटे में समय आएगा, लेकिन मिनट में आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर घंटे के समय को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से आपको गुणा कर देना है। अगर मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग कर देना है। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि 25 मिनट आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर इसको मैं सही
ही तरीके से थोड़ा लिख देता हूं। देखिए 154 ऊपर है और बटे में 0.154, ठीक है, बराबर है, और 15.4 है, बटे साथियों क्या है, बटे x है। यानी कि इसको आपको साथियों एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताना होगा। देखिए आपको पता है कि पॉइंट हट के 0 बढ़ जाता है, तो अगर साथियों हम यही करें क्या कि जैसे कि तीन नंबर के बाद पॉइंट है तो हमने पॉइंट हटाया तो साथियों एक लग के यहाँ पर 3 0 आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, 154 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, 15.4 आ जाएगा, बटे x आ जाएगा। अब देखिए इस 154 से ये 154 कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी और ये 1000 साथियों नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 15.4 बटे 1000 नीचे आ जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर एक काम करिए, इस पॉइंट को हटाकर नीचे 0 बढ़ा लीजिए, तो अब आपके सामने 154 बटे 10,000 आ चुका है। तो अब एक काम करिए साथियों, देखिए आप क्या करिए, आप इस 0 को हटा दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। यहां पर कितने 0, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट साथियों यहां पर लग जाएगा। यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 0.0154 आ जाएगा। देखिए क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करके ऑप्शन नंबर ए वाला आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक निश्चित दूरी तय करने के लिए a और b की चाल का अनुपात 4:5 है, यानी कि 2 लोग हैं साथियों, ए है और बी है। और अगर बात करते हैं साथियों इनकी चाल के बारे में, अगर बात करें तो इनकी चाल का अनुपात आपको दे रखा है कि अगर ए की चाल 4 है तो साथियों बी की चाल यहां पर 5 हो जाएगी। अब आपको भी पता है चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, यानी कि अगर चाल का अनुपात 4:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब उसके बाद कहने की यदि ए गंतव्य तक पहुंचने में बी से 20 मिनट अधिक लेता है, यानी कि पहले इसको समझिए कि अगर ए की चाल 4 है तो बी की चाल 5 है। इसका उल्टा कर दीजिए, अगर ए कहीं पर जाने में 5 लेता है समय तो बी कितना लेगा, 4 लेगा। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि ए तक पहुंचने में बी से, मतलब ए जो है ना ये बी से 20 मिनट अधिक लेता है, तो बिल्कुल यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 20 होगी। अगर इसको हम x मान ले और इसको हम साथियों क्या 4x मान ले, तो 5x में से 4x जाएगा, x बराबर कितना बचेगा, 20 मिनट बचेगा। तो बस इनका डिफरेंस साथियों 20 है। तो अगर 20 की इससे गुणा करा दोगे तो ये 80 हो जाएगा, 20 से इसकी गुणा करा दोगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे a द्वारा लिया गया समय कितना है, a द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 100 मिनट हो जाएगा। तो साथियों 100 मिनट हो जाएगा। 100 मिनट को घंटे में बदल लीजिए, क्योंकि घंटे में समय आपसे पूछा गया, तो 60 से भाग करा दीजिए, 20 पंजे और 20 तियां, यानी कि 5/3 घंटे आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। 5/3 घंटे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यानी कि 3 महीने के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखिए अब यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करें मूलधन की, अगर बात करें तो मूलधन कितना दे रखा है साथियों, 12,000 दे रखा है। दर की अगर बात करें साथियों, दर कितनी दे रखी है, 16% की यहां पर साथियों दर दे रखी है ना। देखिए यहां पर एक चीज अगर बात करें साथियों हम लोग, तो 16% की दर है, लेकिन यहां पर 3-3 महीने के बारे में कहा गया है। तो 3-3 महीने के बारे में कहा गया, 3-3 महीने के 12 महीने में कितने पार्ट होंगे साथियों, 4 पार्ट होंगे। तो इस 16 की भाग हो जाएगी साथियों 4 से, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, यानी कि अब दर जो रहेगी वो साथियों 4% की रहेगी। कितनी रहेगी साथियों, 4% की दर रहेगी। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, यानी कि CI पूछा जा रहा है। तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर तो है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T और -1 यहां पर आ जाता है। तो CI हमें ज्ञात करना है, P कितना है साथियों, 12,000 है ना, और 1 + R की अगर बात करें साथियों 4% है, बटे आपका 100 हो जाएगा। अगर T की साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कितना, 1 वर्ष आ जाएगा साथियों, और माइनस आपका 1 आ जाएगा। इसको अगर कट करोगे 4 एकम 4, तो ये आपका 25 आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 और 1 26, 26/25 आ गया। तो 26/25 आपका ये आ गया, और -1 आपका ये था, है ना, और 12,000 तो यहाँ पर लिखे लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस 25 की गुणा इससे होगी 1 से, तो 26 - 25 हो जाएगा। तो 26 में से 25 जाएगा, 1/25 ही तो बचेगा, तो इसको हटाकर 1/25 आप यहां पर लिख लीजिए। 1/25 ये हो गया, और गुणा ये 12,000 आपका हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो CI आपको मिलेगा। तो इसको साथों आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा,
5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, और कट करिए 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि सीआई जो आपका निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकला है वो 480 निकला है, और 480 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये शानदार सवाल था, आपके एग्जाम में साथियों आएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बस 2 सवाल और बाकी है, एक ये और एक ये सवाल। चलिए इस सवाल को देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि राजेश एक कार्य को 4 दिनों में करता है। राजेश की अगर बात करें साथियों तो ये किसी काम को 4 दिन में करता है, और महेश की अगर बात करें साथियों, महेश ये उसी काम को 3 दिन में करता है। यदि वो दोनों मिलकर काम को पूरा करे तो कुल मिला के 350 रुपए उन दोनों को मिलते हैं। तो राजेश को कितने रुपए मिलेंगे? एक ऐसा नंबर जो कि 4 से भी कटे, 3 से भी कटे, 12 नंबर हो गया। 4 तिया 12, 3 चौक 12 हो गया। कहने का मतलब है कि महेश एक दिन में 4 काम करता है और राजेश एक दिन में 3 काम करता है ना। तो अब देखिए आपको क्या क्षमता पता चल गई, यानी कि ये क्षमता है कि अगर राजेश एक दिन में 3 काम कर रहा है तो महेश एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो अब इसी हिसाब से उनका पैसों का बंटवारा भी होगा, यानी कि राजेश को अगर 3 मिलेंगे तो महेश को 4 मिलेंगे। अच्छा, टोटल धनराशि कितनी है? 350। राजेश की पूछी जा रही है तो राजेश को 3 मिल रहे हैं, टोटल दोनों को कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करा लीजिए, राजेश का हिस्सा आपको मालूम पड़ जाएगा। 7 पंजे आपका 35 हो गया, 50 3 आपका 150 हो गया। तो 150 जो है ना ये राजेश की कमाई है साथियों। 150 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अगर साथियों यहां पर आपको महेश का निकालना हो तो 350 में से इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो समझ गए बात को। उसके बाद देखिए अगला सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है, लिख देता हूं मैं यहां पर, आपसे कहा जा रहा है साथियों 2/3 और 4/9 और 8/15 और साथियों 10/21, इनका आपको साथियों क्या निकालना है? HCF निकालना है, ठीक है ना। तो HCF निकालकर साथियों आप लोग मुझे बताइए क्या इनका HCF होगा। अगर कभी भी इस टाइप के कुछ नंबर आए और उनका HCF कहा जाए तो ऊपर वाले नंबर का HCF निकलेगा और नीचे वाले नंबर का LCM निकलेगा। तो सबसे पहला काम, आप जो ऊपर नंबर है 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, इनका HCF साथियों आप लोग एक बार निकाल कर मुझे बता दीजिए, है ना। देखिए 2 से कट करें, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब इसको कट करेंगे तो फिर 2 लेना पड़ेगा, फिर 5 लेना पड़ेगा, तो यही आपका HCF हो गया। यानी कि HCF कितना हो गया? HCF साथियों 2 हो गया। अब LCM ज्ञात कर लीजिए, है ना। LCM की अगर बात करें अब साथियों हम लोग यहाँ पर LCM इसके लिए ज्ञात कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो गया। 2 से कट करेंगे साथियों ये आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 5। अब एक बार 2 चाहिए होगा, एक बार 5 चाहिए होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, है ना। सॉरी मेरे मिस्टेक हो गई, इस नंबर का थोड़ी ना, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर HCF पूछा जाता है तो ऊपर वाले नंबर का HCF, नीचे वाले नंबर का LCM। तो नीचे वाले नंबर का LCM निकालेंगे 3, 9, 15, 21 का, समझ गए। ये जो नीचे वाले नंबर है तो 2 से नहीं 3 से कट करिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 हो गया। और 3 से कट करें साथियों यहाँ पर अगर हम लोग ये 3 एकम 3, 5 और 7। अब एक बार 5 से कट करना होगा, एक बार 7 से कट करना होगा। 7 पंजे 35, 3 तिया 9, यानी कि 35 नीम कितने हो गए साथियों? 9 पंजे 45 आपके हो गए, 9 तिया 27 हो गए, 28, 29, 30, 31, यानी कि 315 आ गए। 315 आ गए। तो बस साथियों क्या 2/315 आपका आंसर आ जाएगा। 2/315 कहां पर लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया है वो पीडीएफ आप लोग जाकर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि उस पीडीएफ में आपको साथियों मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, है ना। मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, जैसा आपका पेपर आ रहा है ना वैसे मॉडल पेपर। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। जैसी शिफ्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं वैसे मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे। इसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके जीएस होगी, सब कुछ होगा और करंट अफेयर होगी। ये 3 से 4 पीडीएफ आपको दी जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। और आपके पेपर में जितना समय है मैं कहूंगा एक बार सरसरी निगाहों से एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए, तो उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑल क्लासेस का लिंक है, उन सारी क्लासेस को भी आप लोग जरूर देखिएगा अपनी परीक्षा से पहले पहले, आपको बहुत फायदा मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो जब तक आपकी परीक्षा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस चलती रहेंगी आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।